हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जाम आप यहां पे देख सकते हैं बार्क, जिसकी की फुल फॉर्म है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। दोस्तों, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए और डिप्लोमा पास आउट छात्रों के लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई हैं। तो उन सभी के एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों, आपके लिए मैं यहाँ पे एक सीरीज चला रखी है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। यहाँ मैं आपको डेली बेसिस पर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराता रहता हूँ, जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में पूछने वाला है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं इन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, या जो मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताता हूँ उन पॉइंट्स को भी नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्टली वो पॉइंट्स भी आपके एग्जाम में पूछने वाला है। देखिए, क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रखे गए हैं, ताकि किसी भी छात्र को पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम यहाँ पे ना हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन का सिलेक्शन भी आप देखेंगे कि एक सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्टली ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस टाइप का यहाँ पे फ्यूज पूछता है, फ्यूज रिले पूछ लेता है। तो साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले एक पॉइंट क्लियर यहाँ पे कर देता हूँ कि आज की क्लास में मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं वो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डीसी मशीन से भी आपको देखने मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करिए। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्लास को शुरू कर लेते हैं। देखिए, क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि इलेक्ट्रिकल गोपाल को ज़्यादा से ज़्यादा छात्र यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ दोस्तों, आपके लिए रेगुलर बेसिस पे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराए जाते हैं। और दोस्तों, नई सीरीज मैंने यहाँ पे शुरू कर दी है जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक क्लास यहाँ पे अपलोड हो चुकी है जनरल साइंस की, उसकी प्लेलिस्ट भी आपको सेपरेट मिल जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र जो है जनरल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्लास भी यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। देखिए, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज इज, फ्यूज का मुख्य कार्य क्या है। जो आपने देखा होगा, फ्यूज हम लगाते हैं दोस्तों, फ्यूज हम लगाते हैं, उस फ्यूज का यहाँ पे क्या कार्य रहता है। आप सभी को पता होगा फ्यूज क्या काम करता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्यूज को हम सीरीज में लगाते हैं। जो फ्यूज होता है उसको हम यहाँ पे सीरीज में लगाते हैं, और वो किसके, वो भी जो फेज वायर होता है हमारा, जो फेज वायर होता है ना, फेज वायर के सीरीज में हम यहाँ पे फ्यूज को कनेक्ट करते हैं। न्यूट्रल में फ्यूज को नहीं लगाते, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पे फेज में लगाएंगे तभी यहाँ पे जो पॉइंट हमारा अधिक करंट होगी उसको यहाँ पे एलिमिनेट कर पाएगा, उस सर्किट को इंटरप्ट कर पाएगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए फ्यूज का कार्य क्या होता है। देखिए, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो यहाँ पे अधिक करंट फ्लो होती है सर्किट में। जब सर्किट में अधिक करंट फ्लो होगी तो हमारे जितने भी इक्विपमेंट है वो सभी को जला के राख कर देगी, खत्म कर देगी। तो क्या काम करता है, अधिक करंट से हमारे सर्किट को प्रोटेक्शन देता है, यानी कि प्रिवेंट एक्सेसिव करंट, अत्यधिक धारा से बचाव करता है फ्यूज। आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, मैंने आपके लिए यहाँ पे फ्यूज का एक डायग्राम लगाया है, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये यहाँ पे कार्ट्रेज टाइप का फ्यूज है दोस्तों, कार्ट्रेज टाइप का यहाँ पे ये फ्यूज यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखिए, इसके अंदर एक पतला वायर है, इसके अंदर एक पतला वायर जा रहा है, वो पतला वायर जा रहा है। जब इसको हम सीरीज में इंसर्ट कर देते हैं और जब अधिक करंट आती है सर्किट में, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जब अधिक करंट हो जाती है तो यहाँ पे जो फ्यूज वायर होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है, यानी कि टूट जाता है अधिक करंट से, ठीक है। अधिक करंट से टूट जाता है और सर्किट को इंटरप्ट कर देता है, और हमारे जो इक्विपमेंट होते हैं उनका यहाँ पे बचाव हो जाता है अधिक करंट से, ताकि वो इक्विपमेंट हमारे जले ना, ठीक है। तो आप सभी यहाँ पे फ्यूज का कुछ काम यहाँ पे समझ गए होंगे। जो दोस्तों यहाँ पे फ्यूज होता है, जो फ्यूज होता है ना, वो यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। हीटिंग इफेक्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, हीटिंग इफेक्ट के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो दोस्तों, हीटिंग इफेक्ट के कैसे, जब इस वायर में अधिक करंट फ्लो होगी तो ये वायर जो है ना हीट होगा, और हीट होकर ये वायर यहाँ पे मेल्ट हो जाता है और सर्किट को इंटरप्ट कर देगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आप यहाँ पे देखेंगे, थर्मल प्रोटेक्शन स्विच कैन बी प्रोटेक्शन अगेन, यानी कि जो थर्मल प्रोटेक्शन होता है, जो थर्मल प्रोटेक्शन स्विच होता है या थर्मल प्रोटेक्शन रिले भी आप बोल सकते हैं, तो वो यहाँ पे
किससे यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है, शॉर्ट सर्किट से, टेम्परेचर से, ओवरलोड से या ओवर वोल्टेज से। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जो थर्मल प्रोटेक्शन होता है, जो थर्मल प्रोटेक्शन हम देते हैं वो ओवरलोड की कंडीशन में हम यहाँ पे थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं किसी भी सर्किट में, चाहे वो रिले हो। थर्मल प्रोटेक्शन अगर रिले की हम बात करेंगे तो वो हमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगी, और थर्मल प्रोटेक्शन स्विच जो है वो भी यहाँ पे ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका करेक्ट होने वाला है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर कैन बी नेग्लेक्टेड फॉर ए शॉर्ट लाइन, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन भी इसको बोल सकते हैं या शॉर्ट लाइन भी बोल सकते हैं। तो इनमें आपको बताना है कौन सा यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, तो वो होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। देखिए कैपेसिटेंस को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ये यहाँ पे शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का मैंने डायग्राम बनाया है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस कह सकते हैं, इसको इंडक्टेंस यहाँ पे कह सकते हैं, ठीक है। ये सेंडिंग एंड वोल्टेज होता है, ये रिसीविंग एंड वोल्टेज होता है VR, ठीक है, ये VS हो जाता है। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज और ये रिसीविंग एंड वोल्टेज, ये यहाँ पे हमारे पैरामीटर होते हैं, और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हम कैपेसिटेंस को नेग्लेक्ट मान लेते हैं। और जो हमारी मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उन सभी में कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहता है। तो आप सभी को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पे देखेंगे, डैश दिया हुआ है, उसके बाद है रिले इज प्रीफर्ड फॉर फेज फॉल्ट ऑन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। तो आपको बताना है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो है उसमें हम कौन सी रिले को प्रीफर करते हैं, इंडक्शन टाइप रिले को, रिएक्टेंस रिले, इम्पीडेंस रिले, या इनमें से कोई नहीं। तो हम करते हैं यहाँ पे रिएक्टेंस रिले को। देखिए रिएक्टेंस रिले जो होती है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में, जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में हमारा फेस फॉल्ट होता है उससे प्रोटेक्शन देती है, और अर्थ फॉल्ट से भी यहाँ पे प्रोटेक्शन देती है। कौन सी, रिएक्टेंस रिले। और जो यहाँ पे इम्पीडेंस रिले होती है, इम्पीडेंस रिले यहाँ पे मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में हम यूज़ करते हैं। ये पॉइंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा। आपसे यहाँ पे पूछा गया है MCCB। देखिए MCCB की आपको यहाँ पे फुल फॉर्म आपको बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए मिनिएचर केस सर्किट ब्रेकर, या मॉड्यूल केस सर्किट ब्रेकर, या मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, या मिनिएचर करंट सर्किट ब्रेकर। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म यहाँ पे रहने वाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी को, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। देखिए MCCB की फुल फॉर्म होती है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछा गया है, स्टूडेंट यहाँ पे गलती करके आते हैं, उन्हें फुल फॉर्म नहीं पता होता। तो आप सभी छात्र यहाँ पे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए, इलेक्ट्रिकल गोपाल से ज्वाइन हो जाइए, और इलेक्ट्रिकल गोपाल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एयर प्रेशर इज द रेंज ऑफ। आपको बताना है सिंपल, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है ABCB, ठीक है। तो इसमें एयर का प्रेशर कितना रहता है। देखिए एयर का प्रेशर जो रहता है ना, सिंपल आपको ये याद ही करना है, रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसमें समझने का कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में समझने का कुछ नहीं है, रट्टा आपको मारना पड़ेगा। तो दोस्तों रट्टा मारने वाले क्वेश्चन ही आपसे गलत हो जाते हैं। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में एयर का जो प्रेशर रहता है वो 20 से 30 kg, 20 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है, 20 से 30 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे रहता है एयर का प्रेशर यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है रैप्चरिंग कैपेसिटी ऑफ ए सर्किट ब्रेकर टेकन एस। आपको बताना है कि सर्किट ब्रेकर की टूटने की क्षमता हम किस में लेते हैं। वो लेते हैं दोस्तों MVA में हम इसको लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि सर्किट ब्रेकर की जो कैपेसिटी होती है वो यहाँ पे 2 टाइप में होती है, एक होती है मेकिंग कैपेसिटी, एक होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों मेकिंग कैपेसिटी और ब्रेकिंग कैपेसिटी, मेकिंग कैपेसिटी को हम लेते हैं पीक वैल्यू में। देखिए मेकिंग कैपेसिटी को लेते हैं पीक वैल्यू में, और ब्रेकिंग कैपेसिटी को लेते हैं RMS वैल्यू में, ठीक है, RMS वैल्यू में। और इनकी क्षमता जो होती है टूटने की वो MVA में ली जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक पॉइंट और बता देता हूँ कि मेकिंग कैपेसिटी बराबर 2.55 इंटू ब्रेकिंग कैपेसिटी होता है। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों मेकिंग कैपेसिटी का, कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है,
ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द कलर ऑफ एमसीबी यूज इन मेन आइसोलेटर। देखिए मेन आइसोलेटर में जो हम यहाँ पे एमसीबी यूज करते हैं उसका कलर कैसा होता है, वो यहाँ पे रेड कलर की होती है। ठीक है, एमसीबी में हम रेड कलर की यूज करते हैं, और जो दोस्तों हम मोटर में यूज करते हैं वो यहाँ पे ब्लू कलर की यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों हम डीसी सर्किट की बात करें तो डीसी सर्किट में जो एमसीबी यूज करते हैं वो ब्लैक कलर की एमसीबी यूज की जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट है, रट्टा मारने वाले पॉइंट है, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है और छात्र गलत करके आते हैं। बस आपको गलत नहीं करना है, एक्यूरेसी पे अपना विशेष ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन ए फॉल्ट अकर इन सर्किट देन सर्किट ब्रेकर। देखिए अगर किसी सर्किट में फॉल्ट आ जाता है तो सर्किट ब्रेकर का क्या काम होता है आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं पहले आपको एक पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। एक होता है सर्किट ब्रेकर और एक होता है रिले, एक होती है रिले। तो इनका काम क्या होता है बेसिकली ये आपको समझना है। देखिए रिले का काम होता है अगर किसी सर्किट में, किसी भी सर्किट में या ट्रांसमिशन लाइन में अगर कोई फॉल्ट आता है तो फॉल्ट को पता करती है रिले। रिले सेंस कर लेती है कि यहाँ पे फॉल्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉल्ट हुआ है और कमांड देती है फिर सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर का काम होता है सर्किट को इंटरप्ट करना, यानी कि सर्किट को तोड़ना, ओपन कर देना। फॉल्ट की कंडीशन में सर्किट ब्रेकर ओपन कर देता है लाइन को। रिले यहाँ पे कमांड देती है सर्किट ब्रेकर को कि यहाँ पे फॉल्ट है, अब सर्किट ब्रेक कर दो, तो सर्किट ब्रेकर यहाँ पे फॉल्ट को ब्रेक कर देता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखिए आप कौन सा हमारा मैच कर रहा है। ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा ओपन ऑटोमेटिकली। अगर यहाँ पे किसी भी लाइन में या किसी भी सर्किट में कोई फॉल्ट आ जाता है तो सर्किट ब्रेकर सर्किट को ओपन कर देता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, ओपन कर देता है, ओपन कर देगा। जब ओपन हो गया तो दोस्तों कोई करंट यहाँ पे फ्लो नहीं होगी और हमारे इक्विपमेंट सेफली वर्क करेंगे आगे चलकर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करंट चॉपिंग मेनली अकर्स इन। दोस्तों करंट चॉपिंग जो होती है ना, करंट चॉपिंग वो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में ज़्यादा होती है। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर या फिर एयर सर्किट ब्रेकर भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आप सभी को ये पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मैच करेगा। और वीसीबी क्या है दोस्तों, वीसीबी है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, SF6 क्या है, SF6 भी एक सर्किट ब्रेकर है, यानी कि इसकी फुल फॉर्म होती है SF6 एक गैस है जो कि सल्फर हेक्सा फ्लोराइड है। ठीक है, तो आप सभी को पता होना चाहिए सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। ठीक है, और OCB जो है ऑयल सर्किट ब्रेकर है। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं अब हम। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है द रेटिंग ऑफ DC मोटर मेजर इन। आपको बताना है जो मोटर होती हैं, DC मोटर होती हैं या कोई भी मोटर हुई, उनकी हम रेटिंग किस में लेते हैं, KVA में लेते हैं, VA में लेते हैं, जूल में या हॉर्स पावर में। वो लेते हैं हम यहाँ पे हॉर्स पावर। बोलते हैं ना इतने 10 हॉर्स पावर की हमारी मोटर है या 50 हॉर्स पावर की, 10 हॉर्स पावर की, 20 हॉर्स पावर की। तो दोस्तों इसकी रेटिंग जो होती है वो हॉर्स पावर में होती है मोटर की। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 सभी छात्र यहाँ पे अच्छे से देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया, सभी छात्र इस क्वेश्चन पे विशेष ध्यान देना। ठीक है, और दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले इलेक्ट्रिकल गोपाल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना। हम यहाँ पे देखेंगे द वैल्यू ऑफ बैक EMF। देखिए इनने बैक EMF पूछा है, बैक EMF यहाँ पे पूछा गया है ऑलवेज विद द सप्लाई EMF। आपको बताना है जो बैक EMF होता है वो सप्लाई EMF से या सप्लाई वोल्टेज से कम रहता है, ज़्यादा रहता है या उसके बराबर रहता है या 1.2 टाइम्स होता है, तो वो यहाँ पे कम रहता है, दोस्तों अगर हम बैक EMF की बात करें तो बैक EMF जो सप्लाई वोल्टेज से कम रहता है, इक्वल नहीं रहता, यहाँ पे कम रहता है। सप्लाई वोल्टेज ऑलवेज ग्रेटर देन बैक EMF। ठीक है, तो सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा बैक EMF का फॉर्मूला देख लेते हैं। देखिए बैक EMF है, बैक EMF बराबर V माइनस IaRa, ये मोटर की इक्वेशन होती है बैक EMF फाइंड करने की। तो सप्लाई वोल्टेज में से जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आर्मेचर करंट और आर्मेचर रेजिस्टेंस में वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास बैक EMF मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए DC शंट मोटर इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन। DC शंट मोटर को कहाँ हम यूज़ करते हैं, मशीन टूल्स में, ट्रेन में, द क्रेन में या होइस्ट में। देखिए शंट मोटर की अगर मैं बात करूँ तो शंट मोटर यहाँ पे उसकी स्पीड जो होती है ना वो एक तरीके से कांस्टेंट हम मानते हैं, ठीक है। थोड़ी सी इसकी स्पीड यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है, वो किस वजह से हो जाती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए शंट मोटर को वैसे हम कांस्टेंट स्पीड की तरह से मानते हैं, लेकिन होता क्या है, EB बराबर
EB बराबर V माइनस IA RA, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो रेजिस्टेंस में थोड़ा सा ड्रॉप होने के कारण, देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस की अगर वैल्यू की हम बात करें तो दोस्तों इसका रेजिस्टेंस काफ़ी कम कैटेगरी का होता है, काफ़ी कम होता है। तो इसमें जो ड्रॉप होगा, थोड़ा सा करंट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पे DC शंट मोटर की स्पीड भी थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। तो N बराबर EB अपॉन में फाई इसका फॉर्मूला होता है। तो स्पीड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक EMF के। जब यहाँ पे बैक EMF थोड़ा सा कम होगा, ठीक है, तो स्पीड भी यहाँ पे थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो आप सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। अब होता क्या है, इसकी स्पीड हम कांस्टेंट एक तरीके से लेते हैं, तो बैक EMF थोड़ी सी स्पीड रिड्यूस होती है बस आर्मेचर रेजिस्टेंस की वजह से। तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, देखिए कांस्टेंट स्पीड जहाँ हमें रिक्वायरमेंट होती है वहाँ हम क्या कहते हैं, DC शंट मोटर को यूज़ करते हैं। तो वो कहाँ यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ए देखिए, मशीन टूल्स में हमें कांस्टेंट स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम यहाँ पे DC शंट मोटर को प्रीफर करेंगे। और दोस्तों रेलगाड़ी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे DC सीरीज मोटर को हम यहाँ पे प्रीफर करेंगे, क्योंकि इसको बिना लोड के हम नहीं चला सकते, क्योंकि इसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट के। ठीक है, तो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आप सभी को ये पता होना चाहिए। वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका होता है और बिना लोड पे इसको हम रन नहीं करते। तो आप सभी को ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है, विच मोटर वुड यू चूज टू ऑपरेट ए रेल इंजन। आपको बताना है रेल इंजन को चलाने के लिए आप कौन सी मोटर आप यहाँ पे प्रीफर करेंगे, कौन सी मोटर को चुनेंगे। तो मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि रेलगाड़ी में या रेलवे के इंजन में हम DC सीरीज मोटर प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसका वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है ड्यू टू टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर्मेचर करंट स्क्वायर। ठीक है, आप सभी को ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों। आज की क्लास का ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। मैं आपको बता दूं, आज की क्लास में पिछली क्लास से मैंने 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रखे हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मोटर नेवर यूज बेल्ट कनेक्टेड लोड्स। देखिए DC सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है, इसको हम बेल्ट कनेक्टेड लोड पे नहीं यूज़ कर सकते। क्यों, क्योंकि इसकी दोस्तों वेरी हाई स्टार्टिंग टॉर्क इसका रहता है, टॉर्क इसका काफ़ी हाई रहता है और इसे बिना लोड के हम नहीं चलाते। बिना लोड के दोस्तों इसकी स्पीड जो रहती है वो इनफाइनाइट स्पीड रहती है। तो DC सीरीज मोटर जो होती है इसकी नो लोड पे इनफाइनाइट स्पीड हो जाती है। तो दोस्तों ये काफ़ी हमें हानि पहुंचा सकती है नो लोड पे, तो कभी भी हम इसको नो लोड पे रन नहीं करते। और बेल्ट कनेक्टेड पे क्यों नहीं करते, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर DC सीरीज मोटर को डायरेक्ट हम बेल्ट कन्वेयर या बेल्ट से कनेक्ट करेंगे, अगर इन केस अगर बेल्ट यहाँ पर टूट गया, बेल्ट यदि यहाँ पर टूट गई तो दोस्तों होगा क्या, जो व्यक्ति उस टाइम मोटर के पास खड़ा होगा उसकी भी यहाँ पे काफ़ी हानि होगी और हमारे मशीन की भी काफ़ी हानि होगी और काफ़ी हमें यहाँ पे नुकसान हो सकता है अगर बेल्ट टूट गई तो। इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली बेल्ट से कनेक्ट DC सीरीज मोटर को नहीं करते। जो DC सीरीज मोटर होती है उसको हम डायरेक्ट उसकी शाफ्ट से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट उसकी शाफ्ट से यहाँ पे लोड लेते हैं और हमेशा इसको लोड पे ही चलाते हैं, बिना लोड के इस मोटर को नहीं रन करते। ठीक है, तो आप सभी छात्रों को ये पॉइंट यहाँ पे पता होना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आज की ये क्लास आप सभी छात्रों को काफ़ी अच्छी क्लास लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इलेक्ट्रिकल गोपाल टेलीग्राम चैनल से भी आप ज्वाइन हो जाइए, ताकि रेगुलर आपको PDF भी प्राप्त होती रहे और आप PDF से अपना रिविज़न भी कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र दोस्तों शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।